बच्चों, आज हम 11th क्लास की रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम ये अध्ययन करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करते हैं, क्या क्या बिंदु है, रासायनिक विज्ञान का क्या उपयोग है। ये सारी मूलभूत अवधारणाएं हम रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे। प्रथम बिंदु पर हम चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत ये आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के मध्य अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान तो क्या है? विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान कौन कौन से क्षेत्र में उपयोग में ली जाती है। तो रसायन विज्ञान सभी क्षेत्रों में उपयोग में ली जाती है। ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है जहां रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम कुछ शाखाएं देखते हैं जिनमें रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। पहला है कृषि विज्ञान में दैनिक जीवन में चिकित्सा में औषधियों के निर्माण में, रंजक निर्माण में, कीट नाशक के रूप में
युद्ध क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में। इस प्रकार कई ब्रांचें हैं, कई शाखा है जिनके अंदर में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता। कृषि विज्ञान में जितने भी औषधियाँ, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, केमिकल बनते हैं वो सब रासायनिक विज्ञान से दैनिक जीवन में जो भी हम रोज़ काम में लेते हैं उनमें सब में रसायन का उपयोग किया जाता। चिकित्सा के अंदर में औषधियों के, दवाइयों के निर्माण में रंजक जो कलर बनते हैं वो सारे रासायनिक विज्ञान से बनते हैं। कीटनाशक जितने पेस्टिसाइड है उनको निर्माण भी किसमें होता है, रासायनिक विज्ञान में। युद्ध क्षेत्र में जितने भी आपके बायोगैस या विषैली गैस, बम वम सब जब भी वो सब किससे बनते हैं, युद्ध क्षेत्र में रासायनिक विज्ञान में बनते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र, आज जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है वो रसायन से अछूता नहीं है। तो ये विभिन्न ब्रांचें है या कुछ शाखा है जिसमें रासायनिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति हम देखेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान हो द्रव्य कहलाती है। यानी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाती है। तो इसके अंदर में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव व वस्तुएं आ जाती है। सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की जीव व वस्तुएं आ जाती है। तो सजीव भी क्या होंगे, द्रव्य होंगे, और निर्जीव भी क्या है, द्रव्य। यानी इस परिभाषा के अंतर्गत जो भी वस्तु या सजीव निर्जीव आएगा वो सब क्या होगा, द्रव्य होगी। अब अगला पॉइंट है द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 रूप पाए जाते हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 रूप पाए जाते हैं। प्रथम ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 रूप पाए जाते हैं। पहला रूप कौन सा है, ठोस। दूसरा रूप कौन सा है, द्रव। और तीसरा रूप कैसा है, गैस। अगला पॉइंट, द्रव्य के इन तीनों रूपों के लिए 2 विरोधी कारक
उत्तरदायी होते हैं। यानी द्रव्य की जो भौतिक अवस्था है 3, इस अवस्था के लिए 2 विरोधी कारक, कितने? 2 विरोधी कारक क्या है? उत्तरदायी होते हैं। वो 2 विरोधी कारक कौन से हैं? पहला है अंतर आणविक बल और सेकंड है आपके उसमें ऊर्जा। यानी 2 विरोधी कारक है, यानी विरोधी मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं? विरोधी कारक। अंतर आणविक बल क्या करते हैं? जैसे अपने पास कण है 2, इन कणों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए जो कारक कार्य करेगा वो अंतर आणविक बल है। अंतर आणविक बल जितना प्रभावी होगा कण उतने ही एक दूसरे के क्या होंगे? निकट होंगे। और अधिकतम निकट होने पर पदार्थ कौन सी अवस्था ग्रहण कर लेगा? ठोस। और अधिकतम दूर होने पर पदार्थ कौन सी अवस्था कर लेता है? गैस। तो अंतर आणविक बल तो 2 कणों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास करता है, तो पदार्थ कौन सी अवस्था ग्रहण करता है? ठोस। और उसमें ऊर्जा क्या करता है? इनके मध्य जो अंतर आणविक बल है, क्या है? इन 2 कणों के मध्य जो अंतर आणविक बल है उसको तोड़कर इन दोनों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये क्या है? जब उसमें ऊर्जा अधिकतम होगी तो पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा? गैस। और अंतर आणविक बल अधिकतम अवस्था में होगा तो पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा? ठोस। और दोनों 50-50% यानी माध्य अवस्था में होगा तो कौन सी अवस्था होगी? द्रव। तो मीडियम अवस्था के अंदर में द्रव अवस्था होती है। तो आपको याद रखना है कि इन तीनों अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 2 विरोधी कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला है अंतर आणविक बल और दूसरा है आपके ऊष्मीय ऊर्जा। अब क्या करेंगे? अपन इन तीनों अवस्थाओं का अपन अध्ययन करेंगे। ठोस। ठोस ठोस को कैसे पहचानेंगे? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। इनमें अंतर आणविक बल प्रबल पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक बल क्या है? प्रबल पाए जाते हैं। इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। यानी बाह्य बल लगाकर इन ठोसों को हम दबा नहीं सकते। दबने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित। तो हम क्या है? बाह्य दाब लगाकर ठोस पदार्थों को हम संपीड़ित नहीं कर सकते। इनके कण गतिशील नहीं होते हैं। केवल माध्य के चारों ओर कंपन करते हैं।
इनके कण गतिशील नहीं होते, केवल माध्यम के चारों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अब अगला है द्रव। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित, वे आयतन निश्चित होता है। यानी वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित, वे आयतन निश्चित होता है। यानी द्रव्य का कोई आकार नहीं होता है, केवल आयतन निश्चित होगा। यदि 1 लीटर आपके पास जल है तो किसी आप अन्य पात्र में आप डालोगे तो उसका आयतन यानी वो 1 लीटर जल ही रहेगा, परंतु वो जिस पात्र में आप उसको रखोगे जल उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। यानी जिस भी पात्र में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, परंतु उसका आयतन में कमी या वृद्धि नहीं होगी। इनमें अंतर आणविक बल ठोस व गैस अवस्था के मध्य के होते हैं। यानी इनमें जो अंतराणु बल है वो ठोस और गैस अवस्था है उनके मध्य के होते हैं, ना तो ठोस की जैसे प्रबल और ना गैस की जैसे दुर्बल। इनको भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। यानी द्रव पदार्थों को भी हम बाह्य दाब लगाकर संपीड़ित नहीं कर सकते। इनके कण गतिशील होते हैं। यानी द्रव में कण क्या है, गतिशील रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी द्रव पदार्थ को किसी सतह पर गिराते हैं तो उस सतह पर वो क्या है, बहने लगता है। यानी बहने लगता है यानी कण क्या कर रहे हैं, फर्श सतह पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, इनके कण क्या रहते हैं, गतिशील होते हैं। अब अगला है अपने पास गैस। गैस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी गैस वे पदार्थ है जिनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी गैस पदार्थों का ना तो आकार होता है ना आयतन होता है। जिस आपके पास थोड़ी सी गैस है या कुछ मात्रा में गैस है, उसको आप किसी पात्र में रखोगे तो वो पूरे पात्र के अंदर में फैल जाएगी और उसका आयतन व आकार ग्रहण कर लेगी। तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इनमें अंतर आणविक बल दुर्बल है। यानी गैसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत कम या नगण्य के बराबर होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से क्या है, आकर्षित ना होकर विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं। इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। गैसों के अंतर्गत क्या है, संपीड़न का गुण पाया जाता है। आप किसी भी गैस को
दाब लगाकर उसके आयतन में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। आप जानते हो कि गुब्बारे में भरी हुई गैस को हम गुब्बारे को दबाते हैं तो गुब्बारे का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी बाह्य दाब लगाने पर गैसों के अणु क्या एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और बाह्य दाब हटने पर वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम गैसों को बाह्य दाब लगाकर हम उनको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, यानी उनके आयतन में हम क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं। इनके कणों में विसरण पाया जाता है, यानी गैसों के कण एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, विसरित हो जाते हैं। तो इनमें क्या है, विसरण का गुण पाया जाता है। यदि आपने कोई इत्र की शीशी को किसी कमरे के एक कोने पर आपने उसको ओपन की तो कुछ समय के पश्चात उसकी खुशबू आपके क्या है, दूसरे कोने में या पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये कोनों का एक कोने से दूसरे कोने पर या पूरे कमरे में फैलने की प्रक्रिया किसके द्वारा हुई, वो विसरण के द्वारा हुई। तो ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, इनमें अंतराणविक बल क्या है, प्रबल पाए जाते हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनके कण गतिशील नहीं होते हैं, केवल माध्य के चारों ओर कंपन करते हैं। द्रव वे पदार्थ जिनका आकार है निश्चित व आयतन निश्चित होता है, इनमें अंतराणविक बल ठोस व गैस अवस्था के मध्य के होते हैं, इनको भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनके कण गतिशील होते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इनमें अंतराणविक बल दुर्बल होते हैं, इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है, इनके गुणों में क्या है, विसरण पाया जाता है। ये आपके द्रव्य की तीनों अवस्था है। अब देखेंगे हम द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया जाता है। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। पहला क्या है, मिश्रण। तो हम चार्ट बनाते हैं। द्रव्य, दो पदार्थ, पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को भी दो भागों में वापिस डिवाइड किया जाता है। समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, तत्व और दूसरा यौगिक। तो हम द्रव्य का वर्गीकरण देखना चाहे तो इस प्रकार होगा। द्रव्य को दो भागों में, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को पुनः समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक के रूप में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो तो बनने वाले पदार्थ या यौगिक को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो हम इसका परिभाषा लिखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी
भी अनुपात में उपस्थित होने पर मिश्रण का निर्माण होता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित होने पर मिश्रण का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, उनका कोई भी अनुपात नहीं, यानी उनका कोई भी अनुपात नहीं, और वो आपस में मिलकर एक जगह पर उपस्थित है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ये मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का क्या है? संगठन निश्चित नहीं होता। इनका कोई संगठन नहीं, कोई भी अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिल सकते, कम या ज़्यादा। मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी मिश्रण में जो घटक है उनको हम भौतिक विधियाँ, जैसे छानना, निताना, आसवन, दरवन आदि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उनको पृथक कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। अब अगला है अपने पास मिश्रण का पहला भाग, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक घटक या पदार्थ आपस में मिलकर एकल प्रवस्था ग्रहण कर लेते हैं, तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण कर ले, तो बनने वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था, यानी दो पदार्थ आपस में मिले और दिखने में हमें क्या एक ही दिखता हो, जैसे आपने जल के अंदर में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, तो जल में हमें चीनी और नमक दिखाई नहीं देता है, यानी उसमें चीनी भी है और नमक भी है, यानी तीन पदार्थ है, परंतु हमें दिखता रहा है केवल एक अवस्था दिख रही है, तो उसको बोलते हैं एकल प्रवस्था ग्रहण कर लेते हैं, तो बनने वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक व चीनी का मिश्रण, दूध व पानी का मिश्रण। ठीक है, उदाहरण है। अब अगला है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। अब क्या है, जैसे यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण नहीं करते हैं, तो बनने वाले मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जब
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसा मिश्रण विष मांगी मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल व तेल का मिश्रण। कौन सा? जल व तेल का मिश्रण। जल और तेल को आप मिलाओगे तो दोनों आपस में मिश्रित नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। जल में मिट्टी व कंकड़ का होना, ये सारे क्या है? विषमांगी मिश्रण के क्या है? उदाहरण है। ये सारे क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित होने पर मिश्रण का निर्माण करते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में होंगे तो हम उसको मिश्रण कहेंगे। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं, जैसे छानना, नितारना, इस प्रकार से। समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण कर ले तो बनने वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जितने पदार्थ मिलाए वो आपस में मिलकर एक अवस्था ग्रहण कर ले, दिखने में हमें एक ही दिखे तो वो समांगी मिश्रण होगा। जैसे जल में नमक व चीनी डालते हैं तो हमें एक ही दिखता है, दूध व पानी का मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक आपस में मिश्रित होकर एकल प्रवस्था ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। केवल इस परिभाषा के अंदर केवल एक शब्द नहीं जोड़ना है और वे विषमांगी मिश्रण की परिभाषा बन जाएगी। उदाहरण जल व तेल का मिश्रण, जल में मिट्टी व कंकड़ का होना। ये आपकी क्या है? मिश्रण वाला बिंदु कंप्लीट है। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, तांबा, चांदी, सोना आदि, ये सारे क्या है? शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। ग्लूकोज, तांबा, चांदी, सोना, इन सभी पदार्थों में संगठन क्या है? निश्चित है। इनमें संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। शुद्ध पदार्थ में पहला है तत्व। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही
प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ या वस्तु को हम तत्व कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ या वस्तु को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के कण हो। जैसे सोना तत्व है, चांदी तत्व, जिंक तत्व, कॉपर तत्व। इन सभी के अंदर में, सोने के अंदर में सोने के ही कण हैं, चांदी में चांदी के ही कण हैं। तत्व में उपस्थित कण परमाणु व अणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी तत्व में उपस्थित कण परमाणु व अणु दोनों प्रकार के क्या है? हो सकते हैं। तत्व में उपस्थित कण परमाणु व अणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि के कण परमाणु अवस्था में होते हैं, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के कण अणु अवस्था में होते हैं। यानी अणु में एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और परमाणु केवल एकल होता है। जब एक से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो तत्व में कण परमाणु और अणु दोनों रूप में हो सकते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि में कण परमाणु अवस्था में होता है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि में कण क्या है? अणु के रूप में होते हैं। यानी इनमें एक से अधिक परमाणु जुड़ के अणु बना लेते हैं और अणु आपस में मिलकर इन तत्वों का निर्माण करते हैं। अब अगला यौगिक। अगला है अपने पास यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा क्या है? जब विभिन्न तत्वों के परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु एक अनुपात में या निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक, जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो
यौगिक का निर्माण होता है। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यानी तत्व अलग अलग होंगे, उनके परमाणु आपस में संयोजित होंगे, परंतु उनका संयोजित होने का अनुपात क्या रहेगा, निश्चित होगा। जैसे CO2 में CO2 गैस है, अब इसका आपको एक अणु बनाना है तो एक आपको क्या लेना पड़ेगा, कार्बन का परमाणु और दो आपको ऑक्सीजन के परमाणु लेने होंगे। यानी CO2 तैयार करना है तो आपको एक कार्बन का परमाणु लेना होगा, उसके साथ ऑक्सीजन के दो परमाणु लेने होंगे। ये अनुपात क्या रहेगा, निश्चित। अगर इस अनुपात को हम चेंज कर देते हैं तो CO2 नहीं बनेगा, यानी दूसरा अणु बनेगा। जब इसका अनुपात को हम कर दे 1:1 कर दे तो किसका निर्माण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 कर दिया, यदि 1:2 कर दे तो किसका निर्माण होगा, CO2 गैस का। तो इसी प्रकार यदि आपको H2O बनाना है तो आपको क्या लेना, एक परमाणु H का परमाणु और दो H के परमाणु और एक O का परमाणु लेना होगा, जब जाके क्या जल का अणु बनेगा। तो यहाँ पर हम देखें एक अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो 1:2:1 लोगे तो किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। यदि दोनों आप 2:2 लोगे तो किसका होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इस प्रकार क्या अनुपात परिवर्तित होते ही यौगिक का अणु भी परिवर्तित हो जाएगा। जो यौगिक हमको बनाना वो नहीं बनेगा। इसलिए कहा कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो ये आज का अध्ययन बिंदु यौगिक तक कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।